मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी का मैथ्स के बारे में उसके आगे का और जो बच्चा आज हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे हम, शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में पहला हमारा क्या है, आगमन विधि। क्या होता है आपको, आगमन विधि के अंतर आता है मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त मतलब क्या समझते हैं, मूर्त मतलब जो चीज आप ऐसे पता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज क्या है, मूर्त है। मूर्त से अमूर्त की तरफ ऐसा जो हमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मूर्त मतलब मैंने आपको बताया पेन वाला, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ पेन को लेके कि जैसे एक पेन है और एक पेन और मिला दिया तो दो पेन हो गया है ना। ये मैं जोड़ना सिखा दी बच्चों को, तो ये मैं पेन से मैं सिखाई पेन के थ्रू। लेकिन अब वहाँ पे अमूर्त चीज मतलब जैसे कि इसकी आयु इतनी, आयु उतनी, माना कि एक्स माना, माना कि वाई माना, तो हम उसको एक्स और वाई को कहाँ से ला के दिखाएंगे, है ना। बच्चे लोग को हम ला के नहीं दिखा सकते, तो वो अमूर्त में आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल टू रूल मतलब पहले एग्जाम्पल को बताना, उसके बाद फिर उसके थ्रू हमको उसके नियम में जाएंगे, वैसे हमको पढ़ाते हैं। अब क्योंकि आपको जब मैं पेन वाला एग्जाम्पल बताई तो आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा कि ये प्राथमिक कक्षा में प्रयोग होता है, प्राइमरी के। क्या पढ़ रहे थे, ज्ञात से अज्ञात, है ना। ज्ञात से अज्ञात मतलब नाम से ही पता है कि पहला क्या है, ज्ञात से अज्ञात मतलब जो हमको पता है वहां से उसके तरफ पढ़ाना जो बच्चों को नहीं पता है। जैसे कि मैंने पेन वाला बताया, पेन वाला प्लस वाला बच्चों को समझ में आ गया कि क्या है, आप उसको वन है तो वन और वन पेन मिला के टू होता है, मतलब वो उनको पहले से पता, वो क्या है, ज्ञात है। ठीक है। अब अज्ञात मतलब उसके तरफ जाना, हासिल वाला जो कैरी लेके पढ़ाते, एक हासिल दिया तो कितना बचा, कितना हुआ, है ना, तो वो क्या है, अज्ञात है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना जो उनको पहले से पता हो, उसके बाद उसके तरफ जाना जो उनको नहीं पता हो। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बताई थी ना, एक अंक वाले को जोड़ना, उसके बाद फिर क्या है, हासिल वाले को जोड़ना। हो सकता है एक अंक वाले जोड़ने के बाद फिर दो अंक वाला जोड़ना, फिर तीन अंक वाला जोड़ना, फिर हासिल वाला जोड़ना, इसके और इसके बीच में बहुत सारा और स्टेप हो सकता है ना। लेकिन मेन क्या है, जोड़ने के हिसाब से पहले जोड़ना सिखाना, उसके बाद फिर उसको एक लेवल अप करके हाई लेवल का मतलब हासिल वाला जोड़ना सिखाना। ठीक है। अब आते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब विशिष्ट से सामान्य की ओर मतलब क्या है, विशिष्ट सामान्य मतलब कुछ स्पेशल चीज, मतलब किसी बच्चे को अगर कुछ चीज को सिखाना है तो पहले उसको स्पेशल चीज मतलब उसके ऊपर बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, कुछ भी चीज को बताने के लिए, सिखाने के लिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि हम क्या बताए कि वो जैसे चिड़िया, चिड़िया के बारे में बता दिए कि वो बेटा क्या होता है, वो चिड़िया है, बर्ड है। तो बच्चे के दिमाग में ये है कि इंसान तो उड़ ही नहीं सकते, इंसान वैसे चिड़िया के जैसे क्यों नहीं उड़ सकते, तो अपनी मम्मी से, अपने पापा से, सबसे पूछता है वो क्या है, तो बताएंगे लोग चिड़िया है। और वो आसमान में कैसे उड़ रहा है, क्योंकि उसके पंख है, तो हमारे क्यों पंख नहीं है, हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो ये सारी चीजों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों को, जैसे क्या करे, उसके हर क्वेश्चन का उसको आंसर देना, है ना। एक ही क्वेश्चन को बार बार बच्चा पूछ रहा है, उसके बावजूद उसको क्या करना, अपना पेशेंस रख के उसके ऊपर हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, है ना। तो विशिष्ट से सामान्य कर, फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है हम उसको नॉर्मल वे में हम उसको समझाने लगते हैं ना, उसको ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट हम स्टेप से नहीं देते। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ मतलब ये तो आपको भी पता है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब आप क्या समझते हैं, एकदम छोटे से छोटा, एकदम बारीक से बारीक, है ना। और स्थूल मतलब क्या समझते हैं, जो बड़े रूप में हो। अब बड़े रूप में हो मतलब जो इजी हो, जैसे कि मैंने अभी जोड़ना वाला बताया ना, तो जैसे यहाँ पे मैं बताई दो और एक को जोड़ेंगे तो ये बड़ा बड़ा हो गया, समझ। ठीक है। अब इसके बारीकी, अंदर बारीकी को समझना मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं हासिल वाला आपको बताई, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। अब 9 और 5 को जोड़ेंगे तो बच्चा तो ऐसा सीखा ही नहीं है हासिल वाला को। ठीक है। तो अब उसके अंदर का बारीकी को बताएंगे। यहाँ सूक्ष्म मतलब क्या है, वो बारीकी से है। ठीक है। उसके अंदर में उसको कितना और समझ में आएगा, कितना हम उसको और डिटेलिंग बता सकते हैं, उससे है। ठीक है। तो स्थूल से सूक्ष्म, ये मैं इसीलिए ज्यादा टाइम दे रही हूँ ये सबको बताने में, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी एक क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में और उसको पूछेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए ये कौन सी विधि इसमें उपयोग होती है ना, तो हमको सबका मतलब को समझना पड़ेगा। ठीक है। एक एक बार, उतना टफ भी नहीं है, एक एक बार नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगमन विधि जो है, आगमन विधि क्या है, अच्छी विधि है, किसके लिए, प्राइमरी कक्षा में प्रयोग के लिए। ठीक है। ये बहुत अच्छी विधि है, इससे बच्चों को हम क्या अच्छे से बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आगमन विधि को उदाहरण विधि भी कहते हैं। इस टाइप का भी एग्जाम्पल में मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आगमन विधि को उदाहरण विधि भी कहते हैं, है ना। आगमन विधि को और किस नाम से जानते हैं, तो हमको तो पता ही नहीं, हम इसको और कुछ नाम पढ़े नहीं, तो क्या है ये, उदाहरण विधि। क्यों उदाहरण विधि, क्योंकि हम हर बार हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, फिर रूल में जा रहे हैं, इसीलिए उदाहरण विधि इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने अगले वाले में। अगला हमारा क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि जो है वो सेम आगमन विधि का क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट होगा। नाम से पता चल रहा है ये आगमन और ये क्या है, निगमन। अब जैसे आगमन विधि में एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते थे, तो निगमन विधि में क्या होगा, रूल से एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे, देखिए रूल से एग्जाम्पल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगमन विधि का जस्ट उल्टा है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो रूल में जा रहे हैं तो वही नियम कानून की, जैसे कि सर्वसमीका पढ़ा दिए हम लोग को, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब उसके लिए तो कुछ एग्जाम्पल लोग पहले से दे नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्या बोल दिए, ये वाला फॉर्मूला को आप याद करो, और उसके बाद डायरेक्ट क्या कर दिए, क्वेश्चन दे दिए। एग्जाम्पल मतलब क्या है, एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आ गया ना उसके अंदर, तो क्वेश्चन को दे दिए, चलो इसको सॉल्व कर। नियम तो हम तुमको पढ़ा दिए है ना, वर्ग का नियम बता दिया, आयत का नियम बता दिए कि इसका होता है भुजा गुणा भुजा होता है ना, ये सब बता दिया। बोले कि अब एग्जाम्पल का क्वेश्चन को दे दिए, चलो अब उसको सॉल्व करो, बोले, है ना। तो ये क्या है, इस टाइप का होता है ना, रूल पहले बता दी फिर उसका एग्जाम्पल की तरफ चले गए, ऐसा होता है। फिर ठीक है, आगमन विधि का उल्टा मैंने बता दिया, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सीधी सी बात है, वो उसको फॉर्मूला को रटेगा, उसका नियम कानून को रटेगा, उसका क्या नियम है ना, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है करके। इसमें क्या है, इसमें समझ के पढ़ते थे। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं बड़ी कक्षा में इसका ज्यादा उपयोग होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया बड़ी कक्षा में इसका ज्यादा उपयोग होता है। इसमें क्या, बीज गणित, रेखा गणित। अब रेखा गणित वाला है ना, इसमें सरल रेखा है, ये रेखा है, वो रेखा है ना, बहुत सारे चीज में पढ़ते हैं रेखा गणित में। कोड उसमें रहता है बहुत सारा, है ना, तो उसका भी अलग अलग नियम कानून रहता है। जैसे त्रिकोणमिति है, उसके बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में भी कितना सारा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसको कैसे हम एग्जांपल देके पहले समझाएंगे, फिर नियम में जाएंगे, है पहले डायरेक्ट वो क्या करते हो, नियम को बताते हैं। अब तुम उसके बाद उसको कहीं भी पुट करके, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करो, ऐसा है ना। त्रिकोणमिति में यही सब रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे देखते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति है, मतलब ये बड़े क्लास का रहेगा। ठीक है, बड़ी कक्षा में इसका उपयोग होगा। और जब ये सारी चीजें हैं तो इसमें क्या आएगा, रटने की प्रवृत्ति रहेगी, है ना, और ये आगमन विधि का उल्टा है। अब यहाँ पे देखते हैं सेम इसमें भी क्या है, इसी के जैसा है, आगमन विधि के जैसा। इसमें क्या था, ज्ञात से अज्ञात था। अब इसमें क्या है, अज्ञात से ज्ञात है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात मतलब जो हमको नहीं पता है डायरेक्ट उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर उसके तरफ जाते हैं जो हमको पता है। ठीक है, जैसे कि हमको पहले क्या बता दिए, जैसे हम लोग साइंस में है ना, साइंस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, तो हमको पहले यूनिवर्स के बारे में बता दिया, ब्रह्मांड में ये है वो है ना, इतने सारे ग्रह हैं, उतने सारे ग्रह हैं, ध्रुव तारा होता है ना, वो ऐसा दिखाई देता है, पुच्छल तारा होता है, ये सब हम पढ़े थे अपने स्कूल में ना, साइंस में। तो उससे रिलेटेड हमको तो और कुछ नहीं बताया गया, डायरेक्ट हमको क्या बता दिया, ब्रह्मांड में ये होता है वो होता है ना, उसका सारा डिटेलिंग हमको बता दिया, जो जो हमको जानना था। फिर उससे रिलेटेड क्या हुआ, हमको फिर एग्जाम्पल दिए कि वो देखो गोल बॉल होता है, उसी के जैसा बॉल जैसा हमारा पृथ्वी भी क्या है, गोल है ना, इस टाइप से बता। तो जो हमको अज्ञात, अज्ञात मतलब जो हमको ज्ञात नहीं, हमको कहाँ पता था पहले से ब्रह्मांड और ये ग्रह के बारे में, तो हमको नहीं पता था। फिर से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात मतलब, ज्ञात मतलब वही बॉल आपने देखा होगा, बॉल के जैसा ही सारा ग्रह ऐसे गोल रहता है, इस टाइप का बताना, है ना। तो अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना, ये हो गया। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना। सामान्य मतलब वही कोई भी नॉर्मल से चीज आप बता रहे हो, उसके बाद उसको स्पेशल की तरफ जाना, है। जैसे कि उसके बाद फिर क्या, स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना। से स्थूल मतलब बारीकी से, छोटे छोटे बारीकी से, फिर नॉर्मल उसके तरफ। अब सीधी सी बात है, जैसे इसी को देख लेते हैं एग्जाम्पल में हम लोग, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति ही हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारीकी को ही शुरू में हमको देखना पड़ता है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है ना, उसका क्या क्या अपने नियम कानून है। उसके बाद तो उसको आप कुछ क्वेश्चन में पुट करोगे सारा फॉर्मूला को, तो वैसे ही आपको बन जाएगा, है ना। तो इसलिए सूक्ष्म मतलब बारीकी से जाना है, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अध्यापक द्वारा विधि का अधिक प्रयोग। अध्यापक द्वारा विधि का अधिक प्रयोग मतलब जो भी वो टीचर है वो इस विधि का ज्यादा यूज करता है, निगमन विधि का, है ना। क्योंकि वो क्या है, बस बता दिया ये नियम कानून है, वो नियम कानून है, क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया कि ऐसा होता है, उसके बाद फिर बच्चे को क्या है, सॉल्व करने बोल दिया। ठीक है, इसलिए वो टीचर उसका बहुत ज्यादा यूज करता है। तो ये जो निगमन विधि है उसमें ये सारी चीजें हैं, आपको ये याद रखना कि ये बड़े क्लास के लिए यूज होता है निगमन विधि, और आगमन विधि जो है वो प्राइमरी बच्चों, प्राथमिक, है ना। अब हम आते हैं विश्लेषण विधि। ठीक है, अब यहाँ पे
देखना ये निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आप उसको समझ सकते हो, है ना, अमूर्त से मूर्त। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम आते हैं कौन से वाली विधि में, विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण करना मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना मतलब उसके बारे में और जानना और जानकारी इकट्ठा करना ना, है ना ये। अब यहाँ पे देखना छोटी कक्षा में उपयोग होता है, विश्लेषण विधि का कहाँ उपयोग होता है, छोटी कक्षा में। तो छोटी कक्षा में मतलब इसमें प्राइमरी में भी और मिडिल में भी, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में इसका उपयोग होता है। अब यहाँ पे देखना बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समाधान करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये वाली लाइन का मैं आप लोग को बहुत अच्छे से मतलब सब मैं समझाती हूँ। एक एग्जांपल दूंगी जो आप लोग को याद रहेगा हमेशा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाया हुआ, इसलिए ये वाला ड्राइंग आप लोग को दिख रहा है यहाँ जो मैं बनाई हूँ ये रेड पेन में। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए ये हमारे घर का कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे घर का कंप्यूटर है, हमारे घर में रखा है, हम बढ़िया डेली यूज कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, चलना ये बंद हो जाता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बनवाने लेके जाते हैं इसके शॉप में जो इसको बनाता है ना। तो अब जो बनाने वाला है वो क्या करेगा, वो देख के ही जान डालेगा क्या कि ये कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। जैसे सामने रखा कंप्यूटर, ऐसा ऐसा करके घुमाया कुछ छड़ी और वो जान डालेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं जानेगा। वो कैसे जानेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब तक वो इस कंप्यूटर को पूरा पार्ट को ओपन ना कर दे, अंदर का एक एक पार्ट को बाहर निकाल लेगा, उसके बाद वो चेक करके देखेगा उसके एक एक पार्ट को कि प्रॉब्लम कहाँ पे है ना। तब उसको समझ में आता है कि अरे इस कंप्यूटर में यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को वो क्या करता है, उसका सॉल्यूशन करता है, फिर तब जाके वो कंप्यूटर ठीक होता है ना। ये करते हैं ना कंप्यूटर या कुछ भी सामान हो, चाहे घर का आयरन ही क्यों ना हो, अगर कुछ भी जैसे बिगड़ता है तो उसको वैसे ही उन लोग देखते हैं, एक बार में तो नहीं बता देते जान के कि यही प्रॉब्लम है ना। तो चाहे वो वायर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्क्रीन का प्रॉब्लम हो, जब तक लोग नहीं देखेंगे नहीं बताएंगे। सेम वैसे क्या है हमारा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखा है, समस्या अज्ञात। समस्या अज्ञात मतलब जो जो हमारा समस्या है वो अज्ञात है, उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, है ना। मतलब कंप्यूटर हमारा चलना बंद हो गया, हमको नहीं पता किस कारण से चलना बंद हो गया, है ना। जब तक उसको खोल के नहीं देखेंगे हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमको ये इसको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर है। बीज गणित में इसका उपयोग होता है, देखिए यहाँ पे मैं बीज गणित भी लिखी, बीज गणित में इसका उपयोग होता है, ये अज्ञात से ज्ञात है। तो विश्लेषण विधि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना यही है दी, इसको ही आप लोग को अच्छे से याद रखना है। यही है इसका मेन सार विश्लेषण विधि, कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको हमको क्या करना है, समझना है ना। इसमें समस्या जो है वो अज्ञात रहती, समस्या हमको पता ही नहीं है कि क्या समस्या। ठीक है, ये है। अब हम यहाँ पे आते हैं अगले वाले में, संश्लेषण विधि। जैसे नाम से पता चल रहा है क्या करना है, संश्लेषण विधि। इसमें क्या है, संश्लेषित करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर सीखना। इसका जस्ट उल्टा है ना, विश्लेषण विधि का उल्टा है। विश्लेषण विधि में एक समान था, उसको क्या करा, एक समान को अलग अलग पार्ट में बांट दिया, फिर वो समस्या को ढूंढना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें वही छोटे छोटे चीज को उठा के एक चीज बनाना, समझ लो। ठीक है, चीजों को मिलाकर सिखाना। बड़ी कक्षाओं में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, जो संश्लेषण विधि है वो। और ये कहाँ है, ये ज्ञात से अज्ञात। हमको कंफ्यूज नहीं होना कि कौन अज्ञात से ज्ञात है और कौन ज्ञात से अज्ञात है। ठीक है, कौन ज्ञात से अज्ञात है और कौन अज्ञात से ज्ञात है, हमको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये ज्ञात से अज्ञात मतलब इसमें संश्लेषण में जो हमको पता है, फिर उससे हमको उसके तरफ जाना जो हमको नहीं पता है। सीधी सी बात है, यहाँ से हमको समझेंगे, अभी मैं और बताऊंगी आपको एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये बड़ी कक्षा में इसका प्रयोग होता है और ये क्या है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जब ये क्या है, क्या क्या सीखते हैं, क्षेत्रफल और आयतन, और क्या है, प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर इसको हल करना। मतलब इस टाइप का जब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल क्या है, वो क्वेश्चन को दे दिया कि क्या करना है, इसको बता दो, इसका आयत का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। इस टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता है और हमको क्या बोलता है, इसको आप सॉल्व करो, है ना। तो इस टाइप का जो ऐसा टाइप का आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है, संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, ये हमको ध्यान रखना है ना। अभी अभी क्या है, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है संश्लेषण विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। संश्लेषण विधि में क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये याद रखना आपको, क्षेत्रफल आयतन, क्षेत्रफल आयतन किस विधि के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, संश्लेषण विधि के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और जहाँ क्षेत्रफल और आयतन आया तो वही आयतन का
क्या बोलते हैं, आयतन बताइए या उसका क्षेत्रफल बताइए, है ना, ये सारी चीज पूछेगा तो अपना अलग अलग फॉर्मूला है, तो उसको फॉर्मूला को तो हम याद ही करते हैं ना, उसको रटते ही हैं। तो यहाँ पे वही बोला है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये क्या है, विश्लेषण का उल्टा है। यहाँ पे क्या है, दिया हुआ से आरंभ होकर जो सिद्ध करना है उसके तरफ बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है आप लोगों को। दिया हुआ है से आरंभ होकर, मतलब कोई भी क्वेश्चन को दिया है, कोई क्वेश्चन जिसका क्षेत्रफल बताइए या कोई जब की क्वेश्चन दिया रहता है ना, इसकी आयु इतनी है तो उसकी आयु इतना है, तो हम जो जो दिया है पहले उसको हम ऊपर में लिखते हैं कि दिया गया है कि इसकी आयु इतनी है, इसकी आयु इतनी है, फिर इतनी, इसकी आयु एक्स माना, है ना, ऐसा ऐसा हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम किसके तरफ बढ़ते हैं, जो सिद्ध करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं, है ना, मतलब हम उसको क्या करते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते जाते हैं जहां हमको आंसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम इसे समझते हैं, जैसे कि मोबाइल, है ना, जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, है ना, मोबाइल कैसे बनता है, उसमें क्या लगेगा, उसमें सिम लगेगा, बैटरी लगेगा, है ना, उसमें कोई माइक्रोफोन लगता है जिससे आवाज हमको सुनाई देता है ना, स्पीकर लगता है जिससे, माइक्रोफोन मतलब आवाज हमारे अंदर जाता है, जैसे हम फोन में बात करें तो हमारा आवाज किसी और को सुनाई देगा ना, वही तो माइक्रोफोन है। और स्पीकर जो दूसरे का आवाज हमको सुनाई देगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये मेमोरी कार्ड है, तो ये सारी चीजें मिला के एक मोबाइल बना, है ना, सिम, बैटरी, माइक्रोफोन, स्पीकर, मेमोरी कार्ड, ये सारा चीज मिला के क्या बना, एक मोबाइल बना। तो वैसे छोटे छोटे चीज जो हमको पहले से पता है, जैसे कि उनके पढ़ाई के बारे में बोले कि छोटे छोटे चीजों को जो हमको पहले से पता है, इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड को यूज किया है, यहाँ पे देखिए, ज्ञात, ज्ञात मतलब जो हमको पता है, और अज्ञात की तरफ मतलब जो हमको नहीं पता है ना। तो छोटे छोटे चीजों को मिला के उसके तरफ जाना जो हमको नहीं पता है, वो कौन सी विधि कहलाती है, संश्लेषण विधि। तो इस चारों विधि में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, आगमन विधि, निगमन विधि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, सेम वैसे विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, ये हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, सेम वैसे ये भी क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और ये हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये हमको ध्यान रखना है। और कौन सी बड़ी कक्षाओं में यूज होता है, कौन सी छोटी कक्षाओं में किसका किसका प्रयोग हम करते हैं, उसको हमको ध्यान में। तो इतने में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, ये विश्लेषण विधि वाला, विश्लेषण विधि वाला ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। कुछ भी सामान अगर हमारे घर का बिगड़ रहा है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, तो उसको किसी के पास जो हम बनवाने देते हैं तो उसको टुकड़ों में बांटता है वो, फिर उसमें समस्या का समाधान वो ढूंढता है ना। पहले समस्या ही अज्ञात है, उसको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है ना, समस्या कहाँ पे आ रहा है, तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है। सेम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा संश्लेषण विधि, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके एक एक नया चीज बनाना जो हमको नहीं पता है, मतलब ज्ञात की तरफ। ठीक है, तो अब इतने में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिए यहाँ पे कि समझ में अब हम क्या बोलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं गणित भाषा के विकास के चरण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो आता ही है इससे रिलेटेड, है ना, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको इसका चरण याद रखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है कि इसका सही क्रम बताइए, कि पहला कौन सा क्रम है, दूसरा कौन सा क्रम है, तीसरा कौन सा क्रम है, चौथा कौन सा क्रम है। तो हमको याद रखना है कि किसके बाद कौन सा चरण आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला हमारा क्या है, गणितीय भाषा के विकास के चरण में सबसे पहला चरण हमारा दैनिक जीवन की भाषा। जैसे आप जब बच्चों को सिखा रहे हो, है ना, यहाँ पे नाम ही है गणित भाषा का विकास के चरण। आप जब बच्चों को गणित के बारे में बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो पहला चरण यहाँ पे है दैनिक जीवन की भाषा। मतलब क्या है, दैनिक जीवन की भाषा मतलब जैसे आप बच्चे को जोड़ना सिखा रहे हो, तो बच्चे को एक बार में प्लस माइनस जोड़ना ऐसा बोलोगे तो नहीं समझ, है ना। लेकिन अब उनको दैनिक जीवन की भाषा मतलब डेली जो बोल चाल की भाषा, उसमें बच्चों को खेल खेल में सिखा रहे हैं। बॉल ले लिए, जैसे ये पेन है, जैसे मैंने बताया था पेन वाला, उसको ले लिए, तो हम बोले कि एक पेन आप पकड़ो, एक पेन को फिर मैं पकड़ती हूँ, इसको भी मैं आपको दे दी, तो दोनों बताओ कितना हुआ एक साथ, ये बोलेंगे, है ना। ये तो कहीं से बुक वाला भाषा तो है ही नहीं, ये दैनिक बोलचाल का भाषा हमारा है ना, डेली जो हम बात करते हैं वाला भाषा है। तो हम ऐसे पहले बच्चों को शुरुआती जब बच्चा सीखता है ना, तो हम उसको वैसे ही सिखाते हैं, सबसे शुरू का जो स्टेज रहता है उसमें, है ना, सीखने के। तो ये वही है दैनिक जीवन की भाषा, है ना। हम ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो हमको ये जो एक के बाद एक के बाद एक जो क्या क्या है ना वो हमको याद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं गणितीय स्थिति भाषा, या कई कई जगह उसको क्या लिख देता है, गणितीय स्थान भाषा, है ना। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, स्थिति भाषा या स्थान भाषा दोनों सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, है ना। वो क्या करता है इसी में ही गड़बड़, हम क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं।
है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि दोनों सेम। अब यहाँ पे देखिए, गणितीय स्थिति भाषा या गणितीय स्थान भाषा का क्या है, बस समझ लीजिए इसे एक लेवल अप। एक लेवल अप मतलब अब वो क्या है, अब वो समझ रहा है कि प्लस किसको बोलते हैं, माइनस किसको बोलते हैं, और वो क्या कर रहा है, उसका नामकरण करना जान रहा है। नामकरण करना जान रहा है मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 5+4, या मैं उसको बोलूंगी 5 बॉल है और प्लस क्या करना है, 4 बॉल है ना, 5 बॉल और 4 बॉल को प्लस करना है, तो बताओ इक्वल टू कितना होगा। मतलब नामकरण मतलब इसका नाम को जाना ना, ये प्लस और इसको इक्वल टू बोलते हैं करके, है ना, तो जोड़ना और इसको बराबर बोलते हैं करके। तो वो इस लेवल में आ गया। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तो इस लेवल में आ गया कि वो क्या कर पा रहा है, गणितीय स्थिति की भाषा और गणितीय स्थान भाषा को समझ पा रहा है ना, उसका लेवल बढ़ गया। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तीसरा चरण में। तीसरा चरण क्या है, गणित की समस्या हल करने की भाषा। अब यहाँ पे गणित की समस्या हल करने की भाषा से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गणित का जो भी समस्या है ना, जो भी प्रॉब्लम हम गणित का उसको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तब वो क्या कर सकता है, उसको समझ सकता है ना। कुछ भी क्वेश्चन हम उसको दे रहे हैं तो उसको समझ पाएगा, उसको सॉल्व कर पाएगा, है ना। जैसे कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम उसको दे दिए 8, जैसे यहाँ मैं 8+9 -6 +4 माइनस, इस टाइप का कुछ भी मैं दे दी इक्वल टू करके, है ना, तो एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन बन गया ना। उसके लिए मतलब वो क्या है, इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेगा। सीधी सी बात है, जब ये वाला चरण को वो पार कर लिया, ये वाले चरण को पार कर लिया, तो ये तो उससे आराम से बन ही जाएगा, है ना, वो समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हमारे आखिरी चरण में, चौथे चरण में, जो क्या है, प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा मतलब हमको नाम से ही पता चल रहा है, प्रतीक। प्रतीक मतलब क्या होता है, चिन्ह, है ना, चिन्ह से उसको समझ में आएगा। मतलब जैसे अगर सिर्फ हम उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हम ये लिख दिए जैसे 15-17 बराबर नहीं है 30 के, इतना ही लिख दिए हैं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे का लेवल अब अपग्रेड हो गया है ना, वो अपने आप को अपग्रेड कर चुका है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि 15-17 बराबर नहीं है 30 के। बच्चा भी इस चीज को समझेगा कि 15 और 17 बराबर नहीं होगा 30 के, क्योंकि 15 और 17 क्या होता है, 32 होता है ना, तो वो बराबर कैसे हो जाएगा 30। ठीक है, तो इसको समझ जाएगा। तो इसमें सिर्फ वो किसको जाना, ये प्लस को देख के जाना, और ये बराबर को, और बराबर कटा हुआ है मतलब बराबर नहीं है, वो उसको देख के जान गया, मतलब वो प्रतीक को समझ गया, वो चिन्ह के माध्यम से समझ चुका है इस चीज को, वो इस लेवल में आ गया है, चौथे लेवल। ठीक है, तो हमको इस लेवल को याद रखना है कि किसके बाद कौन सा लेवल आता है। क्वेश्चन में यही पूछेगा, इस टाइप का उसके अंदर का डिटेलिंग उतना नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा। आगे पीछे लिख के दे दिया है, प्रतीकात्मक भाषा को हो सकता है यहाँ लिख दिया, इसको हो सकता है शुरू में लिख दिया, दैनिक को हो सकता है आखिरी में लिख दिया, है ना, और आपको क्रम को बताना है, तो आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले बच्चा जब छोटा है तो बोलचाल की भाषा सीखता है, उसके बाद गणितीय स्थिति भाषा या स्थान भाषा को सीखेगा, मतलब इस टाइप का कैसे कैसे करते हैं उसको। फिर वो समस्या का समाधान करना सीखेगा, जो भी समस्या उसको हल करने की भाषा को सीखेगा, कैसे कैसे हल करते हैं। उसके बाद उसमें भी माहिर हो जाएगा, फिर वो प्रतीक वाला चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, प्रतीकात्मक। तो ये है कि ये समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, इजी है ये। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पाठ्यक्रम के ढांचे में गणित की शिक्षा का स्थान। पाठ्यक्रम के ढांचे में मतलब हमारा मैथ्स का जो सिलेबस, जो बुक है ना, उसके बारे में क्या क्या चीजें कही गई है, यहाँ पे देखते हैं शिक्षा का स्थान। तब हमारा क्या है, गणित का सिलेबस ऐसा बनाए कि हर छात्र का इस विषय के प्रति रोचकता बढ़े और वे क्या है, वे व्यस्त रहे। इसमें यही बोल रहे हैं, किसी भी पाठ्यक्रम को जब बनाते हैं तब क्या है, पाठ्यक्रम को बनाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को वो चीजों को सिखाना है ना। बच्चों को वो चीजों को सिर्फ ऐसे रट के सिखाने वाला नहीं है, उसको ऐसे सिखाना कि वो क्या है, इंटरेस्ट लेके उस चीज, है ना, उसके बारे में बातें करे। और जब हमको जिस चीज के बारे में इंटरेस्ट रहता है, जिसके लिए हमको क्या करता है, अब सीधी सी बात है, जिसमें हमको इंटरेस्ट है हमको वही चीज करने का मन करेगा ना। जैसे हमको मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, हाँ, हमको रोचकता आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उसी में ही व्यस्त रहेंगे, हम बार बार उसी के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें ही हमको क्या लगेगा, हमको मजा आएगा, हमको अच्छा लगेगा, है ना। तो यही चीज बोला है कि उसका पाठ्यक्रम को, सिलेबस ही हमको ऐसा बनाना चाहिए, बच्चे क्या है, उसमें बहुत ज्यादा रुचि ले, रोचकता दिखाएं और क्या करें, व्यस्त रहे, यही बोला है। अब यहाँ पे क्या है, गणित विषय छात्र के संसाधन को मजबूत कर सकती। अब इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखाई हूँ, ये एग्जाम में इस टाइप का आता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, छात्र के संसाधन को मजबूत कर सकती है कौन, गणित। ये कैसे, तो मान लो कोई बच्चा है, अब वो गणित में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो बहुत अच्छे से सीखता भी है, क्या हुआ, वो माहिर हो, है ना।
जब वो गणित में माहिर हो गया तो वो क्या कर सकता है, आगे उसका अच्छा जॉब भी लग सकता है उसी के बेस में, है ना। कुछ नहीं तो वो अपना कोचिंग भी चला सकता है, अच्छा खासा पढ़ा सकता है, तो उसका संसाधन वहाँ पे बढ़ेगा ना, उसको वो अपना पैसा कमाएगा तो उसका संसाधन बढ़ेगा, तो उसके संसाधन को मजबूत कर सकता है। कौन कर सकता है, गणित कर सकता है। तो ऐसा हमको समझना है। तो दो चीजें यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। पाठ्यक्रम के ढांचे में गणित की शिक्षा के अंतर्गत ये दो बातें कही गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे यूज हुआ है, स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी मतलब हम बच्चों को गणित को कैसे पढ़ाएं, है ना। तो बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए जो स्थानीय मान, जैसे एक टॉपिक है स्थानीय मान, उसमें स्थानीय मान में क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा दिया रहता है, है ना। तो इसी को ही हमको बताना है कि कौन सी संख्या कौन से जगह में है, तो वो क्या होगा, इकाई होगा कि दहाई होगा, इकाई में कौन से अंक है, दहाई में कौन सा अंक है ना। ये हमको बताना पड़ता है। लेकिन स्थानीय मान, जैसे कि क्वेश्चन आपको आएगा कि स्थानीय मान पढ़ाने से पहले क्या क्या चीज का ज्ञान होना चाहिए, तो समूहीकरण। समूहीकरण मतलब ग्रुप में, है ना। समूहीकरण मतलब जैसे इस टाइप से हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि स्थानीय मान का टॉपिक है इसलिए हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5,000, 600, मान लो 602 बोल दिया, है ना। तो मतलब एक समूह में है ना, इसके अंतर्गत क्या छुपा हुआ है, 5,000 छुपा। उसके बाद ये 00, मान लो इसको क्या मान लेते हैं, ये 82 मान, ठीक है। फिर ये क्या छुपा हुआ, 80 छुपा हुआ, फिर ये क्या छुपा है, 2 छुपा हुआ, है ना। तो हम इसको ऐसे करके बताएंगे ना पूरा। और यहाँ पे देखिए विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान या बांटना, है ना। विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान या बांटना। तो मैंने क्या करा, 5,682 को किस में बांटा, इसमें, है ना। तो एक तो ये समूहीकरण का ज्ञान होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है समूहीकरण, ये। और दूसरा क्या है, विनिमय, है ना। विनिमय मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। किस चीज से पहले, स्थानीय मान पढ़ाने से पहले ये पता होना चाहिए, ये करना चाहिए। तब वो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को स्थानीय मान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, समूहीकरण, विनिमय, यह पहले सिखाते हैं, है ना। यह पहले सिखाते हैं बच्चों को, उसके बाद हम स्थानीय मान को पढ़ाते हैं। तो ये वाला चीज मैं इसीलिए अलग से टॉपिक को लेके आई हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि क्या है मेन। आपको ये और ये समझ में आ गया ना, तो इसके बाद ये पहले पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद फिर हम स्थानीय मान, ये हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं गणितीय भाषा। गणितीय भाषा मतलब जैसे आप यहाँ पे मैंने चिन्ह बहुत सारा जो जो उसका बना दिया है, बड़े का, छोटे का, बराबर का। ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी अलग अलग टाइप का ब्रैकेट रहता है, ये करली ब्रैकेट है ना। फिर प्लस का साइन है, माइनस का है, मल्टीप्लीकेशन का है, डिवीजन का है, परसेंटेज का, और कितना सारा होता है मैथ्स का, है ना। बहुत सारा यहाँ पे मैं बना नहीं सकती, पर जो जो यहाँ पे जो ज्यादा यूज होता है जिस टाइप से, इसको हम ज्यादा ध्यान में रखते हैं, इसलिए मैं ये सारा, है ना। तो ये सारा क्या है, गणितीय भाषा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, इसके सामने अंक लिख दिया, इसके सामने अंक लिख दी, है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख दी 18 और यहाँ पे मैं लिख दी 9 और यहाँ पे मैं ऐसा साइन बना दी। और कुछ करने का जरूरत ही नहीं, इतने समझ में आ जा रहा है कि 18 क्या है, बड़ा है 9 से, यही तो वो बोल रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे भी मैं 9 लिख दी, यहाँ पे चल जाता है, यहाँ पे आ जाएगा बराबर। मतलब मैं समझ गई कि क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके लिए यही गणितीय भाषा है, इसको ही क्या बोलते हैं, गणितीय भाषा। तो इसके अंदर बहुत सारा साइन। और अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सामुदायिक गणित। अब सामुदायिक गणित मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सामुदायिक। सामुदायिक मतलब समाज, ग्रुप में, है ना। समाज से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे अंक गणित, यहाँ पे मैंने स्टार करके अंक गणित लिखा है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर जोर। अब इसका मतलब क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी मतलब हमारे डेली लाइफ में जैसे हमारा गणित कब उपयोग हो गया, यहाँ पे अंक गणित में इसलिए लिखा क्योंकि जैसे कि मान लो कोई बच्चा सामान लेने जा रहा है ना। और शक्कर को, आलू को, चाय पत्ती, ये सारी चीज उसकी मम्मी मंगाई है। अब जब वो सब चीज जोड़ना घटाना सबको सीख गया है, तब वो क्या करेगा, उसको यहाँ अपना यूज करेगा, है ना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर जोर। व्यवहारिक अनुप्रयोग मतलब वही वाला चीज, वो दुकान में जा रहा है, जो चीज वो सीखा है उसको अपने व्यवहार में लाके उसका प्रयोग कर रहा है ना। तो यही है। और किसका प्रयोग कर रहा है, अंक गणित का प्रयोग कर रहा है ना, कितना जोड़ा, कितना घटाया, है ना, ये सारी चीज वो कर रहा है। तो यही है समुदायिक गणित। समुदायिक गणित मतलब क्या है, जो बच्चा प्लस माइनस जो कुछ भी सीखता है उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर रहा है, उसको ही सामुदायिक गणित बोलते हैं। ये हमको याद रखना है ना। मतलब समझ लो, वो सामुदायिक मतलब समाज में जाके उस अपना गणित जो सीखा उसका प्रयोग करना, यही सामुदायिक गणित है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा है, ये थोड़ा वो अलग हटके है, सांस्कृतिक वाला, क्योंकि गणित में कहीं सांस्कृतिक सांस्कृतिक का बात नहीं होता है। पर ये इसको किस चीज के लिए लिया, यहाँ पे देखते हैं हम। सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करके अपनी संस्कृति दूसरों की संस्कृति के लिए प्रेरित करती है।
मतलब यहाँ पे संस्कृति वाला चीज इसीलिए लिया गया है क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति को जान रहे हैं ना, संस्कृत तत्वों को शामिल किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति के बारे में भी जाने और दूसरों की संस्कृति के लिए भी प्रेरित करती है। ठीक है, दूसरों की संस्कृति को भी हम इसमें जान सकते हैं, इसके लिए बताया गया है ना। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, एक संस्कृति वाला, इसीलिए ही मैं इसको लिखूं, क्योंकि क्या पता चांस हो सकता है इसका भी आने का। तो हमको हर तरफ से पढ़ना है, हमको किसी भी चीज को है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ी ही, है ना, हमको सब पता होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा मैथ्स पेडागोजी का, इतना मैं पढ़ाई उसमें से। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो ना उसमें, ठीक है, आज का क्लास फिर ओवर कर